तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम लोग 10th कर रहे हैं आज, कंपैरेटिवली डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। सुबह सवेरे उठा करो, ट्यूशन वूसन अटेंड किया करो, उषा काल की शीतकरण में लोटस सर्कल के दर्शन किया करो, ठीक है? क्योंकि और कोई तो बुला नहीं रहे फिलहाल। ठीक है, ओके। तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट है इंडिया एंड इट्स नेबर का। आई बीच में अगर कोई डेटा चेंज होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? आई थिंक वैसे कुछ एडिशन तो नहीं हुआ है इसमें, ठीक है? अगर स्टिल कहीं पे लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ और डेटा चेंज है तो मुझे बता देना, ठीक है? या तो ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और जैसे जो लोग कल आए हुए थे तो मैंने डिस्कस किया था, वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? फिलहाल हम ये करते हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। आज ये बुक हमारी फिर ख़त्म हो जाएगी, ओके? तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया एंड इट्स नेबर, इसमें चाइना और पाकिस्तान के बारे में दिया हुआ है। बहुत पुराना चला आ रहा है, उसी से कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ है, जैसे आगे आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसे नेपाल से, भूटान से, है ना, और भी जो हमारे स्टेट्स है, श्रीलंका वगैरह, वहाँ से भी कंपेयर किया जाता है। बट यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, विच इज़ लाइक थोड़ा सा बायस्ड है, एक ही दो कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में अभी जैसे हमने पूरा इन्होंने बताया कि जैसे हम लोगों ने पूरा इंडियन इकॉनमी के बारे में पढ़ा है, हमारी पॉलिसीज़, प्रॉब्लम, डेवलपमेंट क्या क्या थी। और हम लोग हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो इकॉनमीज़ है हमारी वर्ल्ड की, इनको डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकॉनमीज़ में डाला गया हुआ है, ठीक है? तो अभी इंडिया भी जैसे पहले अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में था, अभी भी डेवलपिंग में है और पता नहीं कितने सालों तक भी डेवलपिंग में रहेगा। और कई कंट्रीज़ डेवलप्ड है, जैसे चाइना में ऑल्दो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर एक हद तक ये बोला जाता है चाइना काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है? तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में नेशंस ने अपने अपने जो है अलग अलग तरीके अपना लिए थे कि अपनी डोमेस्टिक इकॉनमीज़ को ये स्ट्रेंथन अप करेंगे। इसके लिए इन्होंने काफ़ी रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स करी थी, जैसे ये सब पॉल साइंस में पढ़ने को मिलता है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, वैसे तो यहाँ पे नहीं होगी। सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, G8 है, G20 है, ब्रिक्स अभी लेटेस्ट अपडेट भी हुआ है, इकोनॉमिक्स में तो खैर नहीं किया, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऐड कर दिया है। एंड फॉर योर रेफरेंस, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि कोल्ड वॉर हमारा चला था 1947 से लेकर 1991 तक। इसमें जो है कुछ लोग तो यूएसए के साथ अटैच थे, जिसको नाटो के अंदर रखा गया था। कुछ लोग जो है वॉर्सो के अंदर थे, जो रशिया के साथ मतलब एलाइज थे। इन्होंने जो है अलग अलग करके कैटेगराइज करके दे दिया था। एंड मोर ओवर वेरियस नेशन आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस परस्यूड बाय द नेबरिंग कंट्रीज एज इट अलाउज देम टू रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन कंपैरिजन टू देयर नेबर। तो ये भी इंक्लूड करके चलते हैं कि आसपास वाली कंट्रीज़ को समझा जाए। समझने का पर्पज़ ये हो जाता है कि एक कंपैरिजन हमें जो है देखने को मिल जाता है कि उनकी कंट्री क्या कर रही है। जैसे अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत क्राइसिस चल रहा है, आर्मी के अगेंस्ट भी चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी रूल भी रहता है कई टाइम तक और डेमोक्रेसी भी रहती है। तो दोनों जो है वहाँ की जो लोग हैं वो सारे बड़े परेशान हो रखे हैं कि भाई आर्मी वाले भी ऐसे ही हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक तो बहुत कंट्री का बेकार हाल ही हो रखा है। और इससे जो है उभरने के लिए क्या कर रखा है लोग, इमरान खान ने बोल दिया कि भाई कोरोना हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम इकॉनमी को लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है गाज गिरी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कई ट्रेंड्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेक्युलर और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। दो प्रिंसिपल नेबर्स हैं हमारे, चाइना विच हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ मोर लिबरल रिस्ट्रक्चर ऑफ इट्स कमांड इकॉनमी। हाँ, तुम्हारे पास पॉल साइंस है पॉल साइंस? तो फिर मैंने बोला तो सही, पॉल साइंस में पढ़ाने को मिलता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट पे समझाएंगे आपको। और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अथॉरिटेरियन मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता दूँ। तीनों कंट्रीज़ हैं, 60-70 सालों से इनको ज़्यादा हो गए हैं और आसपास के हैं, तो हमें काफ़ी कुछ इनसे समझने, सुनने, देखने और स्ट्रगल करने को मिल जाता है। कबाड़ी वाला तो चला गया। ओके, तो अब इसमें इन्होंने जो है बताया कि सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह इनकी क्या क्या थी और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। तो डेवलपमेंट पाथ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का इन्होंने बताया है। सिमिलैरिटीज़ इन लोगों की रही है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ में। तीनों नेशंस ने डेवलपमेंटल पाथ सेम टाइम पे चूज़ किया, मतलब स्टार्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस 47 में मिली, चाइना को 49 में मिली। तीनों कंट्रीज़ ने प्लानिंग और जो है अपना शुरू कर दिया था। और इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया था 1951 में, अंडरलाइन कर लीजिए। पाकिस्तान ने 1956 में, चाइना ने 1953 में। एंड 2013 से पाकिस्तान का जो है 11th 50 ईयर प्लान चल रहा है, डेवलपमेंट प्लान चल रहा है 2013-18। चाइना जो है
13th 5 ईयर प्लान पे चल रही है एंड अंटिल मार्च 2017 इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। वैसे तो अब नीति आयोग कर दिया है इसका नाम, ठीक है, प्लान डेवलपमेंट का चेंज करके, तो नीति आयोग के अंडर अब ये सेम मॉडल सेम वर्किंग चल रही है इस तरीके से। और इंडिया और पाकिस्तान ने सिमिलर स्ट्रैटेजीज ही अडॉप्ट करी थी। लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाया और खर्चा वर्चा इन्होंने किया पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। 1980s तक देखा जा रहा है तीनों कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, बराबर बराबर जो है चल रहा था। तो तीनों कंट्रीज़ ने ऑल्दो एट द सेम टाइम देख रहे हैं अडॉप्ट तो करी थी सिमिलर स्ट्रैटेजीज ही, बट इनके जो बेसिकली डिफरेंट जो परफॉर्मेंस थी वो डिफरेंट रही। इंडिया और पाकिस्तान का स्लो इरेगुलर प्रोसेस रहा कंपेयर टू चाइना। चाइना जो है मिराकुलसली प्रोग्रेस कर दी काफ़ी ज़्यादा। बट बिफोर वी मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 3 कंट्रीज, लेट अस फर्स्ट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमीज चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसमें यही बताया हुआ है क्या जीडीपी है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इन लोगों ने काम किया, उन सब के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले 10th चैप्टर चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने बोला है, विच इज़ वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल एंड कॉन्टीन्यूस सिविलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनिया। तो 6 मिलेनियम से ये चला आ रहा है इस तरीके से। एंड द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कॉमनली नोन एज चाइना वॉज स्टैब्लिश इन 1949। तो जैसे इस टाइम पे ये लोग जो है अलग हो गए थे, डिफरेंट हो गए थे। जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला था, इनको भी मिला था, 49 से शुरुआत इन लोगों ने करी थी। 70s में इनके यहाँ बदलाव आ गया था चाइना में, और 70 से हमारे यहाँ भी बदलाव देखने को मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ज्योग्राफी की बात करें, चाइना जो है एशिया में है और बाउंडेड बाय पैसिफिक इन द ईस्ट। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो साइज़ जो है बड़ा, आप मैप में देख सकते हो पीछे, रशिया के बाद चाइना आप देखोगे पीछे लगा हुआ है, रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, तो काफ़ी बड़ा स्क्वायर किलोमीटर्स में एरिया में ये है। रशिया तो पहले था ना कोल्ड वॉर तक, उसके बाद फिर अलग हो गया था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज की बात करें, चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 137 मिलियन पीपल है यहाँ पे। ग्रोथ रेट 0.5% पर एनम की है। काफ़ी जो लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है, स्पोकन बाय 29 एथनिसिटीज़ एंड मेजर डायलेक्ट जो है चाइनीज़ लैंग्वेज ही है जो वहाँ पे बोला जाता है। 3 पे आ जाओ। इकॉनमी वाला आपको ध्यान देना है, ठीक है, इकॉनमी के क्वेश्चंस क्योंकि कवर होते हैं। तो जो अब मैं चाइना के पढ़ने वाला हूँ, इसमें से बोर्ड के क्वेश्चन इस बार जो हुए थे आए हुए थे, पहली बार था तो इसमें से क्वेश्चन कवर था, स्कूलों में भी दिया हुआ था आप लोगों को। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है चाइना, सबसे बड़ी इकॉनमी रही है, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर 1 पार्टी रूल रहा था। तो अभी भी चाइना में 1 पार्टी रूल है, इनफैक्ट रशिया में भी 1 पार्टी ही है, कम्युनिस्ट चल रही होती है वहाँ पे। एंड ऑल द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो शुरू में जैसे क्या होता था, चाइना को सपोर्ट ना रशिया से मिला हुआ था, तो रशिया कम्युनिस्ट मॉडल पे काम कर रही थी, चाइना तब से कम्युनिस्ट मॉडल पे थी, 1 पार्टी रूल चल रहा था, और इनको फंडिंग वगैरह भी रशिया से मिल जाती थी। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर जो है स्टेट कंट्रोल था, गवर्नमेंट कंट्रोल थी सारी इकॉनमी। लेटर ऑन इसमें बदलाव आया था 70s ऑनवर्ड्स, तो वही इन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने कैंपेन चलाया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सब इम्पॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। 1958 में प्रोग्राम का नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि माओ ने इनिशिएट किया था टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकॉनमी। कैंपेन का एम था कि एग्रेरियन इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए और मॉडर्न इकॉनमी में इसको कन्वर्ट किया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्रोग्राम के अंदर लोगों को इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बोला अपने बैकयार्ड में, ठीक है, बैकयार्ड में मतलब घर के पीछे जो जगह होती है बैकयार्ड उसको बोलते हैं, वहाँ पे इन्होंने बोला कि फैक्ट्रीज लगाओ। रूरल एरियाज में कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। And in 1958 there were 26,000 communes covering almost all the farm population. GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. ठीक है, तो इतने सारे लोग मर गए थे, तो इसको सेटबैक मिला, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया। फिर एक जो है सेकंड जो आया वो था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये 1965 में था, इसको भी माओ ने इंट्रोड्यूस किया था, माओ लीडर का नाम है वहाँ के। और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन बोला गया, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, बाहर थोड़ा सा जा के वहाँ सीखने की बात करेगी। However, when Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. तो रशिया का चाइना के साथ बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो ये लोग फिर अलग अलग हो गए थे और इन्होंने अपने प्रोफेशनल्स फिर वापस ले लिए, जो लोग सीखने के लिए गए हुए थे। अब क्या हुआ, 70s में लीडरशिप चेंज होती है यहाँ पे, तो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं चाइना में यहाँ पे,
और प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक 1978 में। ये मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स वगैरह, ओपन इकॉनमी की बात करी गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्होंने पैसा वैसा लगाना शुरू किया। तो चाइना ने इनिशियल फेज में फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करा, लैंड को स्मॉल पॉट्स में डिवाइड कर दिया गया विच वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। ठीक है, तो उनको बोला कि आप थोड़े बहुत टैक्सेस जो दे रहे हो वो दे दो, उसके बाद जितना भी पैसा बचा आप अपने पास रख सकते हो। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फार्म्स, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस आई एंड दे वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन बाय गवर्नमेंट नोन एज स्टेट ओन एंटरप्राइज वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। तो थोड़ा सा ना प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा वो जोर डाल दिया था, वरना प्राइवेटाइजेशन पहले नहीं होता था, तो एक दिक्कत उनको देखने को मिलती थी। ड्यूअल प्राइसिंग रिफॉर्म्स फिर इस टाइम पे लेके आए। The reform processes also involve dual pricing. This means fixing the prices in two ways. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये बोल दिया गया दे आर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे MSP देख के चल रहे होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसमें खरीदना बेचना ना क्वांटिटी भी फिक्स कर दी, प्राइस भी फिक्स कर दिया कि मिनिमम पे हम लोग खरीदेंगे और बेचेंगे। एंड फॉर द अदर ट्रांजेक्शन द इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। बाकी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि मार्केट प्राइसेस में हम लोग काम करा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इसके बाद इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बताया कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप। पहले एक्चुअली अपनी इकॉनमी पे डिपेंडेंट होते थे, तो जब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज आया, पैसा इनके पास आया, तो ये बाहर भी इन्वेस्ट कर पा रहे थे, ऐसा देखने को मिला था। तो ये पूरा आपका चाइना का था जो इन्होंने यहाँ पे बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमें पता ही है, 14 अगस्त 1947 को हुआ था यहाँ पे अलग, और 15 अगस्त को बेसिकली, और 1971 में फिर सिविल वॉर हो गई थी हमारी इंडिया पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। तब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मिलिट्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है, इंडिया के साथ भी काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं। जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में है, सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट को बॉर्डर करता है। इसका बॉर्डर चाइना के साथ भी है इन द नॉर्थ, एंड टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर ईरान एंड अफगानिस्तान, एंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ इस बॉर्डर्स आर विद इंडिया। द कंट्री हैज़ एन एरिया ऑफ 796,095 स्क्वायर किलोमीटर्स। टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज 221,300 स्क्वायर किलोमीटर्स, वेयर द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज 423,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। पॉपुलेशन लैंग्वेज की बात करें, पाकिस्तान 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, 188 मिलियन पीपल हैं विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 2.1% पर एनम, एंड 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो कम है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉट कम वहाँ के हिसाब से, बट इसकी पॉपुलेशन कम है तो परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में आफ्टर इंडोनेशिया, और इसका नेशनल लैंग्वेज उर्दू है एंड इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है वहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इकॉनमी की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ 1950-60s में इंट्रोड्यूस करी थी, और टैरिफ प्रोटेक्शन था कि कंज्यूमर गुड्स हमारे यहाँ पे ही बने, एंड इम्पोर्ट कंट्रोल्स इन्होंने किया था कि इम्पोर्ट्स हम लोग ना करा पाएँ, अपनी इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करें। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हम लोग लेकर आए थे तो ये लोग भी लेकर आए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ी, और एग्रेरियन स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये हमारे यहाँ पे भी देखने को मिला था सेम। फिर उन्होंने बोला पब्लिक सेक्टर का रोल आया 1970s में, नेशनलाइजेशन हुई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की। प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ा, शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट की पॉलिसी में, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा लेट हुआ था, और डी नेशनलाइज किया गया। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए गए, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट, कि नए जो एंटरप्राइजेज हैं प्राइवेट वो आके यहाँ पे सेटअप करें। फाइनेंशियल सपोर्ट 70s में मिलता है पाकिस्तान को वेस्टर्न नेशन से और मिडिल ईस्ट से, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि US जो है काफ़ी सपोर्ट करता था पैसा दे दे के इनको। मिडिल ईस्ट से भी आता है क्योंकि आसपास पड़ता है वहाँ पे, तो लोग वहाँ जाके काम भी कर रहे होते थे, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। और 1988 में रिफॉर्म्स इनिशिएट कर गए थे इस कंट्री में, उसके बाद जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव। अब जो है हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो इन्होंने बता दिया, कंपैरेटिव स्टडी हम लोग पढ़ते हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान की, तो विच इज़ इन्होंने डेटा भी दिया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी क्लियर हो जाता है उसको देख कर ही, बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो।
सबसे पहले इन्होंने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे बताया, ठीक है, जैसे हमारा पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, मेल फर्टिलिटी रेशियो वगैरह सब चीज़ें बता रखी है। तो आप ये देख लो, इंडिया का पॉपुलेशन 2015 का डेटा है मेरी बुक में, आपकी बुक में 17 का ओके 17 का डेटा है, ओके तो जरा 17 का डेटा दे दो, इसे उधर से ट्रांसफर करो। तुम्हारी बुक में 17 का नहीं है? पक्की बात है? चलो कोई नहीं, सुन लो। 15, अच्छा ऊपर तो 15 ही दिया हुआ है ना प्रियांशी यार। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वो तो मेरी बुक में भी लिखा हुआ है। क्या यार बताओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी 15 चलो कोई नहीं। तो 15 का डेटा है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2015 में 1311 मिलियन है। एनुअल ग्रोथ रेट 1.2% इंडिया का था। डेंसिटी है 441। तो मतलब कहने का मतलब इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 441 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो था एवरेज 929। फर्टिलिटी रेशियो 2.3। सेक्स रेशियो आपको पता होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स होता है, यानी 1000 लोग हैं, 1000 आदमी हैं तो औरतें 929 हैं, ठीक है। फर्टिलिटी रेट होता है कि एट एन एवरेज जो है एक औरत जो है कितने बच्चे पैदा करती है हमारे इंडिया में, 2.3 चल रहा था, ठीक है। और अर्बनाइजेशन 33% लोग अर्बनाइज थे, ठीक है। इस तरह अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में रह रहे थे, हाँ जी। चाइना में आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा है 1371। एनुअल ग्रोथ रेट 0.5 है, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप कर रखा है। डेंसिटी देखोगे चाइना में क्या, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो चाइना में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 146 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो चाइना का अच्छा है, 941 है। फर्टिलिटी रेट कम है 1.6 2015 के हिसाब से। अर्बनाइज 56% लोग हैं। और पाकिस्तान का देखोगे तो 188 है, काफ़ी कम है। एनुअल ग्रोथ रेट 2.1% है। डेंसिटी है 245, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 245 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली अच्छा है, लड़कियां पाकिस्तान में ज़्यादा है, 947। फर्टिलिटी रेट भी बहुत बढ़िया है, क्या बात है, 3.7। एंड अर्बनाइज जो है 39% जो है अर्बनाइज है यहाँ पे लगभग, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई, तो ये इन्होंने बोला। और इसी को इन्होंने जो है कंपेयर यहाँ पे किया हुआ है। इसमें मैं 20 जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ देता हूँ। पॉपुलेशन में आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं, आउट ऑफ एवरी 6% लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 इज़ एन इंडियन, अनदर चाइनीज़, क्योंकि पॉपुलेशन ही दोनों कंट्री की ज़्यादा है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड अकाउंट फॉर रफली 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। ग्रोथ रेट की बात करें तो कहते हैं चाइना में रीज़न जो रहा है लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का, वो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो इन्होंने अनाउंस कर दी थी, ठीक है। ये मार्क कर लीजिएगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता था, हम दो हमारे दो, चाइना में बोला हम दो हमारा एक, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और वहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, जैसे पनिशमेंट थी, जेल थी, इस तरीके से भी बोला। अब नहीं, अब इन्होंने बैक वो कर लिया, वापस ले लिया। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना का है, सक्सेसफुली इसने ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम कर दिया था। प्रोवाइड्स अ बेटर हेल्थ सर्विस फॉर वुमेन, हैज रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ एंड इंजरी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। हाउएवर दिस पॉलिसी हैज सम अदर implication, फॉर एग्जांपल आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन टू यंग पीपल इन चाइना। तो अभी रिसेंट में इन्होंने वापस लिया है, पर इसके बाद रिसेंट नहीं हो गया पुरानी बार। तो इसमें बेसिकली इनको क्या हो रहा था, इनकी पॉपुलेशन जो है ओल्डर होती जा रही थी इकट्ठे, तो जितने ओल्डर होगी तो रिप्लेसमेंट इनको करनी पड़ेगी यंगर पॉपुलेशन में, तो इन्होंने वापस खींच ली कि पॉपुलेशन बढ़ाई जाए फिर इस तरीके से। तो इसकी वजह से इन्होंने दिस विल फोर्स चाइना टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर विद फ्यूअर वर्कर्स। डेंसिटी हमने पढ़ लिया, सेक्स रेशियो हमने पढ़ लिया, और फर्टिलिटी रेट भी हमने पढ़ लिया। इसकी डेफिनेशन पीछे दी हुई है, मार्क कर लीजिएगा। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ऑन एन एवरेज, कि 15 से 45 साल के बीच में एक औरत कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी, द फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज फॉलन फ्रॉम 3 बर्थ पर वुमेन टू 1.6। फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का हाई है, इंडिया में सेकंड नंबर पे इंडिया आ रही है, ठीक है। अर्बनाइजेशन इन्होंने यहाँ पे बताई है, ये चीज़ है। ग्रोथ इंडिकेटर्स की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेटा जैसे आ जाता है, ठीक है। और जीडीपी कंपैरिजन का, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था। इससे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी, जो हमारे एक साल के अंदर उसको जीडीपी में हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकॉनमी में। चाइना का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है एज मेजर्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी $19.8 ट्रिलियन।
ठीक है, ट्रिलियन में इकॉनमीज़ हैं इनकी। इंडिया का जीडीपी जो है 8.07 ट्रिलियन था एंड पाकिस्तान का जीडीपी इज़ रफली अबाउट 12% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, 12%। तो 8.7 से जो ट्रिलियन का डॉलर में उसका 12% पाकिस्तान का है बस। And when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of 5%, China was able to maintain near double-digit growth for more than 2 decades. तो चाइना डबल डिजिट में काम कर रहा था, कई लोग सर्वाइवल ही कर रहे थे कि सिंगल डिजिट ग्रोथ हो रही है, अभी भी कई कंट्रीज़ कर ही रही है। चाइना उस टाइम पे पुराने टाइम पे डबल डिजिट ग्रोथ शो करा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 1980, 1990, 2011-15 का डेटा दिया हुआ है। इंडिया 5.7 था और फिर 6.7 हुआ, चाइना 10.3, 7.9 हुआ, पाकिस्तान 6.3, 4.0 हुआ। तो यहाँ पे देश का कंपैरिजन इन्होंने लिखा हुआ है क्यों हुआ था, ये देखने को मिला है। तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग 1980-90 चाइना का डबल डिजिट ग्रोथ था, पाकिस्तान का 6.3 था, इंडिया का 5.7 था। 11-12 में ड्रास्टिक फॉल हुआ चाइना का, पाकिस्तान में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्यों हुआ था कि रिफॉर्म्स लाए गए थे चाइना में 1988 में, उसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी वहाँ पे हो गई थी, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ और इंडिया ने इंक्रीज रिकॉर्ड किया था यहाँ पे। अब पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा था परचेजिंग पावर पैरिटी, ये होता क्या है, तो आप ये बॉक्स देख रहे हो, ये मार्क कर लेना, ये वाला बॉक्स है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी का इम्पोर्टेंट है, हाँ जी पता रहना चाहिए ना क्या है ये। तो परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स इट शोज द इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज, कि आपका पैसा यार एक इंडिविजुअल अपनी पर कैपिटा इनकम से कितना परचेज कर पाता है। ठीक है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद द यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, तो वो एक बार एक जोक नहीं आया था, तो कहते हैं वो संता सिंह बंता सिंह का आया था ना पीछे, एक बार लोग कह रहे थे, तो वो कहते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, कहते हैं पहले भी मैं 100 रुपये का डलवाता था, अभी भी 100 रुपये का डलवाता हूँ। तो उसको संता सिंह को या बंता सिंह को ये नहीं पता था कि परचेजिंग पावर कम हो गई, जस्ट एन एग्जाम्पल तौर पे। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है कि ना आपके पास जैसे अब क्या होता है इस टाइम पे ना, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो, आज हमने प्याज खरीदे 80 रुपये किलो, ठीक है, पिछले महीने 40 रुपये किलो थे, तो आप देख रहे हो तो 40 रुपये किलो थे तो 2 किलो आते हैं, आज 1 किलो आ रहा है, तो परचेजिंग पावर उस 80 रुपये की कम हो गई। ठीक है, इसको परचेजिंग पावर बोला जाता है। ठीक है, जिसको रियल जो है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना जाता है। तो ये कहते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल द यूनिट ऑफ मनी इंडिया पाकिस्तान चाइना और इंडियन रूपी पाकिस्तान रूपी युआन, द वैल्यू इज डोमेस्टिक करेंसी डिफरेंट in different countries. For example, 1 Indian rupee cannot buy the same quantity of goods and services in Pakistan or China it can buy in India. Similar is the case with Pakistani rupee and Chinese yuan. A US dollar is the universally accepted currency, therefore GDP of different countries are expressed in US dollar and called PPP, that is purchasing power parity, डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। इसके बाद इन्होंने सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे समझाया है कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, 2014-15 का डेटा है मेरे पास टेबल पे, और टेबल में लिखा हुआ है ये, तो इसका कंपैरिजन इन्होंने किया है कि जीडीपी में और वर्क फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है। जीडीपी में इन्होंने बोला है इंडिया चाइना पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में 17-9-25% का कंट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्री में 30-43-21, सर्विस में 53-48-54 एंड वर्क फोर्स अगर देखे जाए तो एग्रीकल्चर में 50-28-43, 21-29-23 इंडस्ट्री, सर्विस में 29-43-34, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है। काम करने वाले लोग, वर्क फोर्स हमने पढ़ा था पीछे, जितने लोग काम आपके एक्चुअली में कर रहे हैं, और ये बताया। और इसका नीचे इन्होंने एक कंपैरिजन भी दे दिया है। चाइना में क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है एंड द एरिया फॉर सूटेबल कल्टिवेशन इज जस्ट 10%, 10% लोग ही वहाँ पे एरिया ऑफ कल्टीवेशन कर सकते हैं। टोटल कल्टिवेटेबल एरिया चाइना में जो है 40% अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया, क्योंकि चाइना का लैंड मास बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया से ज़्यादा हो जाता है। टिल 1980 मोर देन 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एज देयर सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce and transport, and as a result, workforce जो 28% थी एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हो गई थी 28% तक एग्रीकल्चर में 2014-15 में, और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 9% तक पहुंच गया। ठीक है, ये बताया। इंडिया में कंट्रीब्यूशन 17% का रहा है, प्रपोर्शन जो है 50% रहा है एग्रीकल्चर में। पाकिस्तान में इन्होंने बोला एग्रीकल्चर टू जीडीपी वॉज सेम एट 25% और वर्कफोर्स 43% ही एज कम्पेयर टू 50% ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन भी इन्होंने यहाँ पे वही जो पीछे वाला डेटा है वही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं मतलब इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इन्होंने डेटा जो टेबुलर स्टेटमेंट बनाई है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। फिर ऐसा ही सेम आप देख लो टर्शरी सेक्टर का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान दे लेना क्योंकि एज इट इज़
कोई लिखना नहीं होता, क्योंकि डेटा तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो डेटा वाला क्वेश्चन आएगा, और इसमें कोई रीजंस नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, बस आप कंक्लूजन्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये क्या कहता है, जो भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिला, तो कहते हैं पिछले 20 सालों में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी विच एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन ऑल कंट्रीज हैज डिक्लाइन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर से लोग निकल के दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट शो करी है, इंडिया पाकिस्तान के ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया है। सर्विस सेक्टर में चाइना ने अपने आप को ग्रो किया है, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टैग्नेट होकर रह गए। तो हम कह सकते हैं चाइना का ग्रोथ मेनली इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया का सर्विस सेक्टर, एंड पाकिस्तान में तीनों के तीनों सेक्टर में डी एक्सेलरेशन रहा है, ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई है एक तरीके से, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस था और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ आप पढ़ तो ज़रूर लीजिएगा, लिखना तो अपने हिसाब से ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ एक सेकेंड, ओके। इसके बाद इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसमें भी कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपके ना सिर्फ डेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूँ, बाकी आप सारा आप पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया है। इंडिया में 0.624 है, चाइना में 0.738, पाकिस्तान में 0.550। तो चाइना में आप थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हो, 2016 का डेटा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये क्या शो करता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। हायर द वैल्यू ऑफ HDI, हायर द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा भी था, तो चैप्टर जो पूरा था, तो वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर ये अच्छा होएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रही है आपकी कंट्री, और आप यहाँ पे देख रहे हो चाइना का ज़्यादा है, ठीक है। रैंक बेस्ड ऑन HDI, रैंकिंग अगर देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया 131 पे स्टैंड करती है, पाकिस्तान 148, चाइना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आगे है, दैट इज़ 91, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि एक इंसान कितने सालों तक जीता है, इंडिया में 68.3 है, चाइना में 76 है, पाकिस्तान में 66.4 है। चाइना में सर्वाइवल ज़्यादा है, खाने पीने का तौर तरीका कुछ भी खा लेते हैं ना बेचारे। चाइना में एक्चुअली हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, चाइना को शुरू से ही रहा है, जापान चाइना इस तरीके से इनका लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रही है। और फिर इन्होंने बोला ईयर्स ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड अबव मीन ईयर्स में, तो आप यहाँ देखते हैं 6.3% रहा है, चाइना में 7.6%, पाकिस्तान में 5.1। तो चाइना में भी स्कूल का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हो एवरेज ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। जीडीपी के अगर देखिए पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया में 6092 है, चाइना में 14,400 है, और पाकिस्तान में 486 है। जीडीपी पर कैपिटा भी ज़्यादा है। पर कैपिटा जीडी मतलब हर एक इंसान के पर कैपिटा के हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल के पास क्या अवेलेबिलिटी है। फिर उन्होंने बोला पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे लोग, इंडिया में 37 है, चाइना में 32 है, पाकिस्तान में 44 है, ठीक है, ज़्यादा है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब 1 साल से अंदर अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है, पैदा होते 1 साल के अंदर बच्चों की डेथ हो जाएगी, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम लोग। और इसमें इन्होंने बोला है इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, 38 बच्चा मर जाता है साल में, चाइना में सिर्फ 38 बच्चे 1000 में से, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो ये 50-55 तक पहुँची हुई थी, उसको कम किया हुआ है, ठीक है। और ये जो 2016 का डेटा है, चाइना में 9 बच्चे और पाकिस्तान में 66, कमाल है भाई साहब, ठीक है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख बर्थ से देखा जाता है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जब डिलीवरी टेबल पे मदर्स की डेथ हो जाती है डिलीवरी देते देते, उसको मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। मदर्स की डेथ जो हो जाती है वो 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। इंडिया में कहते हैं 1 लाख में से 174 वीमेन की डेथ हो जाती है, चाइना में 27, और पाकिस्तान भी हमारे साथ साथ चल रहा है 178, ठीक है। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, घर घर टॉयलेट, ठीक है। तो घर घर टॉयलेट हमारे यहाँ पे सैनिटाइजेशन इम्प्रूव कौन यूज़ कर रहा है, इंडिया 40 हो चुका है, चाइना 77 है, एंड पाकिस्तान 64 है। तो चाइना में ज़्यादा है, आप देख रहे हो, इंडिया में फिर भी कंपैरेटिवली, और पाकिस्तान में भी ज़्यादा है हमेशा, ठीक है, ये भी बोला। फिर सस्टेनेबल और वाटर सोर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में 94%, चाइना में 96 और पाकिस्तान में 91, आसपास ही हम लोग। और अंडर नरिश चिल्ड्रन जो है अगर देखा जाए परसेंटेज, वो इन्होंने बताया इंडिया में 39% बच्चा अंडर नरिश है, चाइना में सिर्फ 9% है, पाकिस्तान में 45% है, ठीक है। और डेफिनेशन मैंने साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी। आप ये नीचे जो पॉइंट्स पढ़ोगे, इसके नीचे जो दिए हुए हैं, इसमें सारे डेफिनेशन और डेटा आपको लिखा हुआ है। बाई चांस ऐसे मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी।
एंड इसके बाद इन्होंने इसको कंक्लूड करते हुए एक बॉक्स छोटा सा बनाया हुआ है लिबर्टी इंडिकेटर्स का। लिबर्टी इंडिकेटर्स का बॉक्स है छोटा सा, इसको भी मार्क कर लेना। ये भी क्या है, कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बट सफिशिएंट नहीं है। हम बात करते हैं लिबर्टी इंडिकेटर की, विच में बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो हम मतलब एक्चुअली में हम लोगों का कितना पार्टिसिपेशन रहता है। वैसे तो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं तो हम वोट डालने चले जाते हैं, बस वही डेमोक्रेटिक माना जाता है। और डिसीजन मेकिंग में तो कोई करता नहीं। मैंने तो सिर्फ देखा है वो आम आदमी पार्टी वाले को। आप बताएं हम क्या करें, तो मेरे को बढ़िया लगता है कि कम से कम पूछता तो है, नहीं तो और कोई पूछते भी नहीं है। जो मसला है उठा के खुद ही डील कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स आर मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड राइट गिवन टू सिटीजन। हम कितने प्रोटेक्टेड है राइट्स हमारे। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी सेट टू बी इनकम्प्लीट अनलेस सच इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड। इसको अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है जी। एंड फाइनली इन्होंने क्रिटिकल अप्रेजल दिया है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ का, जो कि मैं बोलता हूँ कि हर बार ये इंपॉर्टेंट ही होता है। 4 4 6 6 मार्कर के, यूजली 6 मार्कर के ही क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ हर कंट्री की ऑलमोस्ट सेम रही है बट परफॉर्मेंस बड़ी डिफरेंट रही है। और जिसमें से हम देख रहे हैं कि चाइना थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है और फेलियर एंड सक्सेस हर एक फेजेज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहते हैं सबके फेजेस में रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफॉर्म जब चाइना में आए थे 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में, इंडिया में आए 1991 में। चाइना में क्या हुआ, ठीक है, प्री एंड पोस्ट करके ये सारे कंट्रीज़ का बता रखा है। तो चाइना में इन्होंने बोला इनके पास कोई कंपल्शन नहीं थी कि ये रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला हुआ था इंडिया और पाकिस्तान को। तो इंडिया और पाकिस्तान को तो ज़बरदस्ती करवाया गया था और ये चाहते भी थे, इंडिया को तो पैसा चाहिए था। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया कर लो जी, LPG अपनाना पड़ेगा। तो LPG इन्होंने अपनाई, फिर ओपन अप हुई इकॉनमी। बट एडवर्स सिचुएशन थी, इसकी वजह से चाइना रिफॉर्म्स के लिए गया। प्री रिफॉर्म्स में हम लोग देखेंगे तो बेसिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन वगैरह वहाँ सब था। कम्युनिटी सिस्टम के थ्रू जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। लैंड रिफॉर्म्स थे, कलेक्टिव कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बावजूद, कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव। पर कैपिटल ग्रेन आउटपुट 1978 में सेम था जैसे 1950s में था। एंड इन 1978 चाइना की गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उन्होंने जो है माओइस्ट रूल के अंदर ये सब चल रहा था और उन्होंने बोला कि माओइस्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा ख़राब है, इसलिए उन्होंने 1978 में जो है नए रिफॉर्म ये लो लेकर आए। उस टाइम पे प्रीमियर जाओ एनलाई थे, माओ के बाद आए थे जाओ एनलाई। इन्होंने फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ओपन अप इकॉनमी के ये रखे थे रिफॉर्म्स। पोस्ट रिफॉर्म हुआ तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली थी चाइना में। तो हर एक रिफॉर्म के बाद स्मॉलर लेवल पे किया गया, मैसिव स्केल। जैसे पहले उन्होंने बोला कि पहले स्मॉलर लेवल पे था, फिर उसको मैसिव स्केल पे लेके गए। फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेगी, स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है इन्होंने इनकरेज किया, जिसकी वजह से सोशल इनकम इंडिकेटर्स जो है चेंज हुए, जिससे लोगों का क्या था सेविंग्स बढ़ी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और GDP में भी चेंज आया, इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो हुई। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए विद ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी टू वास्ट नंबर ऑफ पीपल। इट क्रिएटेड कंडीशन फॉर सब्सिक्वेंट फिनोमिनल ग्रोथ इन रूरल एरियाज, इंडस्ट्रीज एंड बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर मोर रिफॉर्म्स। तो इससे इनको थोड़ा सा भरोसा रहा कि और भी ज़्यादा ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में भी चल रहा था। तो 1988 में इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था और ये देख रहे थे कि ग्रोथ ऑफ GDP और सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इनका वो डिक्रीज़ हो चुका है। प्रपोर्शन ऑफ पुअर 1960s में पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा थे, जो कि 25% तक रह गए 1980s में। फिर 1990 से फिर बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है, पाकिस्तान में गरीबी देखा जाए तो इसने बोला जो रीज़न से स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी आर एग्रीकल्चर ग्रोथ, फूड सप्लाई सिचुएशन ख़राब थी। इट वॉज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट, फूड सप्लाई वॉज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज। व्हेन देयर वॉज अ गुड हार्वेस्ट द इकॉनमी वॉज इन गुड कंडीशन, व्हेन इट वॉज नॉट इकोनॉमिक इंडिकेटर शो स्टैग्नेशन और नेगेटिव ट्रेंड। तो फसल अच्छी हो रही है, सब चीज़ें बढ़िया हो रही है तो काम हो रहा है, अगर नहीं हो रही तो इकॉनमी इनकी गिर जाती थी। फिर फॉरेन एक्सचेंज एसेंशियल कंपोनेंट होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री चाहती है कि हमारा बढ़े थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। हाउएवर पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है पाकिस्तानी वर्कर्स से आती थी, मिडल ईस्ट से, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आती थी। तो इन लोगों का ज़्यादा ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंस नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज आया नहीं, ग्रोथ हुई। एंड फॉरेन लोन्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इनके कंट्री के ऊपर प्रेशर पड़ा, इनको वापस भी देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ
एज पर एनुअल प्लान ऑफ 2016-17 जीडीपी जो है 4.7% रही है, हाईएस्ट रहा था पिछले 8 सालों में। एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे रहा, इंडस्ट्रियल सर्विस 6.8 5.7% पे रही। तो ये कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे स्टेबल और पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमें पाकिस्तान में नज़र ज़रूर आए, जस्ट एन डेटा जो कि इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, इंडिया का इन्होंने नहीं बताया यहाँ पे, शायद आप लोगों की बुक में भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया हम लोगों ने ऑलरेडी इस बुक में पढ़ ही लिया है। अब इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जो है पिछले 70 सालों से एक साथ इकट्ठे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एक जो है सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट आसपास दिख रहे हैं। चाइना ने थोड़ा सा ग्रो किया है। इंडिया का अगर कंक्लूजन की बात करें, मॉडरेटली परफॉर्म किया है, सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कई पार्ट्स में लैकिंग है, और अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना बाकी है। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है इंडिया में। पाकिस्तान की बात करें, इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस फॉरेन लोन्स वगैरह पे रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े वॉलेटाइल से रहे हैं, स्लो डाउन रहा है पाकिस्तान इकॉनमी में। रिसेंट पास्ट में इन्होंने बोला कि ये थोड़ी सी सिचुएशन अपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, एंड मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिगैन शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रिफ्लेक्टिंग टू द इकोनॉमिक रिकवरी। चाइना में देखा गया कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम शुरुआत में नहीं थी, इसका इम्प्लीकेशन देखने को मिला ह्यूमन राइट्स एंड मेजर कंसर्न्स के ऊपर। एंड देन लास्ट 3 डिकेड इन्होंने मार्केट सिस्टम यूज़ किया, पॉलिटिकल कमिटमेंट एज इट इज़ रहा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो है गरीबी वगैरह को हटा पाए और अपने आप को लेवल ये रेज कर पाए। चाइना ने जो है मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करके सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया और लोगों तक ये बात जो है सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचाई भी, क्योंकि जैसे इन्होंने काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे प्रोग्राम्स वगैरह, उसका बेनिफिट इनको मिला था। फिर उन्होंने बोला, बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड, चाइना हैज एंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। तो सरकार का इंटरवेंशन हर जगह था, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चल रही होती है। तो इन्होंने ये हुआ कि ना अपने जैसे कई कंट्रीज जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल रहा है वो कंट्री फेल हो गई है, बट चाइना वहाँ पे एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो के आगे बढ़ी है। तो ये आज भी लोगों को जो है दिखता है कि ये अच्छा इंडिकेटर रहा एक तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ये था आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। थैंक यू वेरी मच।